एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू डू टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहाँ पे आएगा? जीएस पेपर 1 में। साथ ही साथ ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीस्टोरेशन ऑफ बन्नी ग्रासलैंड इन कच्छ। कच्छ जो गुजरात में है, वहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड होता है, उसको रीस्टोर करना चाहिए, है ना। सेकंड इज द जेनेसिस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इंडिया इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है कि न्यूक्लियर को हम कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और किस वजह से हमने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है। ये जीएस पेपर 2 आईआर और इसके साथ ही जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम आता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रीस्टोरेशन ऑफ बन्नी ग्रासलैंड इन कच्छ। डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में इतना भी पूछा जा सकता है कि बन्नी ग्रासलैंड है कहाँ, तो कच्छ गुजरात में है। द आर्टिकल डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीस्टोरिंग द बन्नी ग्रासलैंड इन कच्छ एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट टू कंजर्व ग्रासलैंड विच आर वाइटल इकोसिस्टम अंडर थ्रेट ग्लोबली। जो कि थ्रेट के अंदर वाइटल इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रासलैंड आर अमॉन्ग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फाउंड मेनली इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। कहाँ कहाँ मिलते हैं? सेमी एरिड और एरिड रीजन में, है ना। एरिड मतलब सूखे हुए रीजन में, सेमी एरिड मतलब सेमी ड्राई रीजन में मिलते हैं। दे इंक्लूड सवाना, सवाना जैसे ग्रासलैंड, ग्रासी सब अपलैंड्स एंड ओपन ग्रासलैंड, ऐसे टाइप के ग्रासलैंड आपको मिलेंगे। इकोसिस्टम सर्विस, ग्रासलैंड प्रोवाइड न्यूमरस इकोसिस्टम सर्विस। कार्बन का स्टोर करते हैं ग्रासलैंड, क्लाइमेट को भी मिटिगेट करते हैं, पॉलिनेशन को भी बढ़ावा देते हैं। ग्रासलैंड को थ्रेट्स क्या है? ग्लोबली 49% ऑफ ग्रासलैंड एरिया आर एस्टिमेटेड टू बी डिग्रेडेड ड्यू टू फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ग्रासलैंड्स को भी कई बार जला दिया जाता है ना। जला के वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह शुरू कर दिया जाता है, ओवर ग्रेजिंग अर्बनाइजेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है, माइनिंग और बाकी ह्यूमन मेड रीजंस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इंडिया में ग्रासलैंड कितना है? इंडिया में काफ़ी ग्रासलैंड हुआ करता था। इनफैक्ट 24% ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड एरिया इंडिया में ग्रासलैंड ही हुआ करता था। थ्रेट क्या है? इंडियन ग्रासलैंड फेस थ्रेट फ्रॉम एग्रीकल्चरल कन्वर्जन। एग्रीकल्चर पे कन्वर्जन करो। इन्वेजिव स्पेसीज, इन्वेजिव स्पेसीज किसको बोलते हैं? कि किसी और कंट्री से या किसी और एरिया से कोई स्पेसीज आ गया, फ्लोरा या फोना का, और आके वहाँ की नेटिव ग्रास को ख़त्म कर दिया और वही खुद खुद बहुत ज़्यादा फैल गए, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेजिव स्पेसीज। ट्री बेस्ड प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ट्री बेस्ड प्लांटेशन प्रोजेक्ट, है ना। मान लो कि अगर कुछ चीर पाइन के पेड़ लगाने हो या फिर खजूर के पेड़ लगाने, कोकोनट के लगाने हो, मेगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करने हो, तो ये थ्रेट है इंडिया के ग्रासलैंड के ऊपर। कंजर्वेशन बायस, देयर इज अ प्रिवेलिंग बायस अमंग गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फेवरिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को तो हम कंजर्व करना चाहते हैं, बट ग्रासलैंड को कंजर्व भी नहीं करना चाहते, तो ये बायस भी है जिसकी वजह से ग्रासलैंड को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। बन्नी ग्रासलैंड का लोकेशन और साइज क्या है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। और उसका 3800 स्क्वायर किलोमीटर से श्रंक होकर 2600 स्क्वायर किलोमीटर तक ही रह गया है। रिसेंट स्टडी क्या बोलती है? रिसर्चेस फ्रॉम क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा, कच्छ यूनिवर्सिटी कंडक्टेड अ स्टडी टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एरियाज विद इन बन्नी फॉर सस्टेनेबल ग्रासलैंड रिस्टोरेशन। ये आप देख रहे हो, ये बन्नी एरिया है जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। स्टडी ने क्या क्या फाइंड किया? स्टडी ने फाइंड किया कि देखो, अगर बन्नी ग्रासलैंड में जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रासलैंड जो है श्रिंक हो रहा है या किसी वजह से श्रिंक हो रहा है, तो उसको कैसे हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो उसमें लगभग 36% एरिया जो है हाईली सुटेबल है, उसको रीस्टोर किया जा सकता है बहुत इजीली। 28% एरिया जो है वो सुटेबल है, ठीक है। मॉडरेटली सुटेबल 27% एरिया है, ठीक। उसके अलावा 7% एरिया मार्जिनली सुटेबल है, 2% एरिया जो है वो सुटेबल नहीं है। तो ऐसे करके हम पूरा ग्रासलैंड समझ सकते हैं। बन्नी ग्रासलैंड को 5 जोन में यहाँ पे बांट दिया, मतलब 2% एरिया अगर सुटेबल नहीं है तो वहाँ पे नहीं करते हैं उनको रिस्टोरेशन। जहाँ मार्जिनली स्टेबल है या मॉडरेटली सुटेबल है, इन सबको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। हाईली सुटेबल एंड सुटेबल जोन कौन है? जहाँ पे बारिश वारिश अगर आ जाए, पानी आ जाए, इरिगेशन आ जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया जाए, तो उनको रिस्टोर किया जा सकता है। मॉडरेटली सुटेबल जोन का मतलब है ना
तो और मार्जिनली सुटेबल एंड नॉट सुटेबल जोन में क्या करना होगा, दीज एरिया रिक्वायर्स इंटरवेंशन लाइक टेरेसिंग, सप्लीमेंट्री इनपुट्स, फर्टिलाइजर, ये सब काम करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो जाके इनको रिस्टोर किया जा सकता है। तो रिस्टोर करने के भी काफ़ी तरीके होते हैं। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में डिफॉरेस्टेशन में, ये डायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन भी अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ये बर्निंग ग्रासलैंड का इंसिडेंट्स और यहाँ पे कैसे हम लोग रिस्टोर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिसी, फाउंडेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग, द स्टडीज फाइंडिंग कुड गाइड द एनजीटी एंड पॉलिसी मेकर इन क्राफ्टिंग पॉलिसीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड ग्रासलैंड। कि उन्होंने प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड ग्रासलैंड के लिए क्या बनाया, पॉलिसी बनाया। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, unlike previous research which often focused on sample plot or single vegetable indicators, this study offer a holistic assessment incorporating soil characteristic and 20 different parameter। इस स्टडी में 20 डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज किया गया, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक का भी यूज किया गया। एनजीटी क्या है, एनजीटी के बारे में बार बार न्यूज में आता है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, ये एक्ट से बना है 2010 में। ये एक इन्वायरमेंट का कोर्ट है जिसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड सारे मैटर सुने जाते हैं। 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प प्रोड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन। हायर कोर्ट में जो भी बर्डन ऑफ लिटिगेशन होता है, केसेस होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए किया गया। मेथोडोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑफ द स्टडी, स्टडी एरिया एंड डेटा कलेक्शन। स्टडी एरिया, द रिसर्च वाज कंडक्टेड अक्रॉस द बन्नी ग्रासलैंड इन कच्छ। Soil sampling, researchers collected soil sample from 45 different locations within the grassland। 45 डिफरेंट लोकेशन से सॉइल सैंपल कलेक्ट करके ही ये सारा रिसर्च किया गया है। जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया गया है जिसमें लैंड का स्लोप, लैंड का यूज, लैंड कवर, सारे फैक्टर का ध्यान रखा गया है। सैटेलाइट से भी डेटा यूज लिया गया है। The study utilized data from US Sentinel-2 satellite and the advanced spaceborne parameters, analyzed thermal emission and reflection radiometer। तो ये सब चीज़ें देखो इस टॉपिक में जानने का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको डिफॉरेस्टेशन के सॉल्यूशन लिखने हैं तो यूज ऑफ सैटेलाइट भी उसमें डाल सकते हो कि हम लोग कैसे इन सब यूज ऑफ सैटेलाइट से भी डेटा लेके लैंड यूज, लैंड स्लोप, लैंड कवर, इन सब चीज़ों का हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। रिसर्च फाइंडिंग जून में जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया। रिसर्च टीम में ये लोग थे, खैर ये अपने एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। सस्टेनेबल मैनेजमेंट रिकमेंडेशन, अकॉर्डिंग टू रूपक डे द रिसर्च कुड जनरेट एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रासलैंड मैनेजमेंट। एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन आएगा ग्रासलैंड मैनेजमेंट को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए। दिस इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनहांसिंग लाइवलीहुड फॉर लोकल कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन ग्रासलैंड फॉर देयर लाइवस्टॉक। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हिमेंद्र भाटी क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट साउथ एशियन रीजनल नेटवर्क प्रेज द स्टडी। IUCN के जो मेंबर हैं उन्होंने इस स्टडी को प्रेज किया है। He noted that it could aid in creating action plan to conserve grassland। ग्रासलैंड को कंजर्व प्लान करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज का जो भी इफेक्ट हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करने के लिए ग्रासलैंड एक बहुत ही यूजफुल जगह है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकॉन, ये सब ग्रासलैंड में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो इनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अभी टाइम है एक्शन का, कंजर्वेशन एफर्ट को बढ़ा देना चाहिए। भारती emphasize the urgent need for government agencies and other stakeholders to conserve grassland for future generation, underscoring their importance in biodiversity conservation and climate change mitigation। देखो IUCN क्या है, IUCN 1948 में फाउंड किया गया, जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज इन सब के लिए काम करती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप देख लो, द बंगाल फ्लोरिकॉन आप देख लो। तो ये रहा ये पहला टॉपिक बन्नी ग्रासलैंड से रिलेटेड। सेकंड टॉपिक है द जेनेसिस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। देखो न्यूक्लियर पावर तो हम बन गए, 1998 में हमने टेस्ट किया पोखरण 2। पोखरण 2 मतलब दूसरी बार टेस्ट किया, पहले भी किया था 1974 के अराउंड, और टेस्ट करने के बाद हम न्यूक्लियर पावर बन गए, न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दे गए, है ना। तो न्यूक्लियर पावर बन जाने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, एटॉमिक वेपन तो है, क्या आप उसको यूज करने वाले हो, नहीं तो तो फिर बनाया क्यों।
क्या पर्पस था, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करना पड़ता है। ये सारा जो हमने डिक्लेयर किया या अडॉप्ट किया कब, फॉर्मली एक तरह से 2003 में हमने डिक्लेयर किया। और उसी पे ये पूरा टॉपिक एनालिसिस दे रहा है कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का कैसे जेनेसिस हुआ, है ना। जैसे मान लो आप अपने घर में वेपन लेके आ जाओ, कोई भी वेपन लेके आ जाओ, ठीक है, तो वेपन क्या किसी को मारने के लिए लाए हो? नहीं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लाए हो। तो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी कुछ ऐसी चीज़ें ही कहता है। 1998 में पोखरण 2 के बाद एटॉमिक वेपन डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। पब्लिक कंसल्टेशन स्टार्ट किया गया कि हम एक ड्राफ्ट फाइनलाइज कर सकें कि हमारा न्यूक्लियर वेपन डॉक्ट्रिन क्या होगा। डॉक्ट्रिन को ऑपरेशनलाइज कब किया गया? एक तरह से 2003 में डॉक्ट्रिन को फाइनलाइज किया गया। इस की प्रिंसिपल क्या है इस डॉक्ट्रिन का? अगर की प्रिंसिपल बोला जाए तो क्या क्या की प्रिंसिपल हैं? एक चीज़ तो आपको हमेशा पता होगा, नो फर्स्ट यूज। हमने बात किया कि हम लोग न्यूक्लियर का पहला यूज नहीं करने वाले हैं। अगर हम पे कोई यूज करता है तो ही हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, सेकंड पॉइंट होता है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, कि ये हम डेटरेंस के लिए लेके आए हैं। डेटरेंस का मतलब कोई हम पे वॉर नहीं करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए। कोई हम पे अटैक नहीं करे, हमारे ऊपर अटैक को प्रिवेंट करना को डेटरेंस बोलते हैं, है ना। अगर आपके घर में गन है और लोगों को पता चल जाए आसपास गन है, तो लोग आपसे फालतू झगड़ा नहीं करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? डेटरेंस बोलते हैं। तो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के लिए हमने एटॉमिक वेपन बनाया है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ठीक है। पॉलिटिकल रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन, द ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन आउटलाइन इंडियाज व्यू ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज प्राइमरली पॉलिटिकल टूल। हमारे लिए वो पॉलिटिकल टूल था, हम उसको बैटल फील्ड पे लेके लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ रिटेलिएशन के लिए, हम इसका पहला यूज नहीं करने वाले। चेंज इन न्यूक्लियर थ्रेट लैंडस्केप, अभी अगर हम 25 ईयर बाद बात करें, है ना, तो 25 ईयर बाद क्या क्या बदल गया है? रीजनल थ्रेट्स बदल गए हैं। नेबर्स पाकिस्तान चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन तो है ही, दोनों और ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। पाकिस्तान का जो पोस्चर है वो और एग्रेसिव दिख रहा है। पाकिस्तान फ्रिक्वेंटली हाईलाइट्स इट्स फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। पाकिस्तान ये नहीं बोलता कि फर्स्ट यूज नहीं करेगा, पाकिस्तान तो बोलता है कि वो फर्स्ट यूज कर सकता है। चाइना भी अपना न्यूक्लियर आर्सनेल और कैपेबिलिटीज को बढ़ाता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो है उन वो उसके पास, चाइना के पास बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे रीजन में, हमारे नेबरहुड में खतरा हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा है। कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यूअल एडवर्सरीज है हमारे, पाकिस्तान भी है और साथ साथ में चाइना भी है। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और चाइना एग्रेसिव बिहेवियर, इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें करता रहता है। तो क्या हमारा क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस काम कर रहा है? क्वेश्चन अराइज विदर India's current nuclear doctrine, particularly its emphasis on credible minimum deterrence, is sufficient to deter two formidable nuclear adversaries। तो अगर हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस पे काम कर रहे हैं, तो हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके रख लिया है, हमें क्या और ज़्यादा आर्सेनल बढ़ाने की ज़रूरत है? जबकि चाइना तो बढ़ा रहा है, पाकिस्तान तो वैसे भी अनफ्रेंडली नेशन है और टेररिज्म प्रमोट करने वाला नेशन है। तो क्या हमें अपना आर्सेनल बढ़ाना चाहिए क्या? क्या हमें क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को छोड़ना चाहिए क्या? क्या हमें मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की तरफ जाना चाहिए क्या, या सफिशिएंट क्रेडिबल डेटरेंस की तरफ जाना चाहिए क्या? तो इसके लिए आर्सेनल बढ़ाना पड़ेगा, यह आज के टाइम पे क्वेश्चन है। रेलेवेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन टुडे, फिर भी हमारा जो डॉक्ट्रिन है उसका आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है? डॉक्ट्रिन्स एंड्यूरिंग प्रिंसिपल, डिस्पाइट द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, principles outlined in the draft doctrine, credible minimum deterrence, a retaliation only policy, and the political role of nuclear weapon। political role किसका है? nuclear weapons का। measured growth of arsenal, India's nuclear arsenal continues to grow at a measured pace, maintaining the necessary deterrent capability without engaging in arms race। बिना आर्म्स रेस में इंगेज हुए ही, बिना उसने वेपन खरीद लिया हम भी खरीद ले, बिना इसमें उलझे हुए भी हमने अपना डेटरेंस मेंटेन रखा हुआ है। फोकस ऑन सर्वाइवेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एडवर्सरीज कैपेबिलिटीज नेसेसिएट फोकस ऑन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर फोर्स, है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है चाइना में, पाकिस्तान में, तो उनको देखते हुए हमें भी अपने इंडियन न्यूक्लियर फोर्स जो है उनकी सर्वाइवेबिलिटी पे एक डाउट आ जाता है कि हम कैसे उनको सर्वाइव करके रखें, ठीक है। क्या हमें फंडामेंटल चेंज ऑफ डॉक्ट्रिन करना चाहिए? मे बी हमें फंडामेंटल चेंज डॉक्ट्रिन में नहीं करना चाहिए, बट हमें अब भी अपना उस तरह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वगैरह करना चाहिए। डायनेमिक एंड रेस्पॉन्सिव न्यूक्लियर फोर्स, नो लार्ज स्केल एक्यूमुलेशन, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अवॉइड्स द लार्ज स्केल बिल्डअप ऑफ न्यूक्लियर वारहेड
क्योंकि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे बिलीव करते हैं, है ना। हम फोकस करते हैं इफेक्टिव, एंड्योरिंग, डाइवर्स, फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव नेचर ऑफ फोर्स पे। Adaptability to strategic environment. The size of India's nuclear arsenal is adaptable and grows at a measured pace, reflecting change in the strategic environment. हमारा आर्सेनल भी एक मेजर पेस से बढ़ता है ना। जैसे जैसे आसपास बाकी फ्यूचर में चाइना में बाकी जगह आर्सेनल बढ़ते हैं, हम भी उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस देयर इज नॉट अबाउट शेयर नंबर बट अबाउट मेंटेनिंग ए क्रेडिबल एंड डायनेमिक कैपेबिलिटी। सिर्फ नंबर पे न्यूक्लियर डिटरेंस डिपेंड नहीं करता कि उसके पास आर्सेनल ज़्यादा है हमारे पास कम है, बट क्या हम उसको यूज कर पाएंगे ठीक से, इसके ऊपर ज़्यादा ये करता है असर। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है? इमर्जिंग थ्रेट, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बाय एडवर्सरीज, मतलब चाइना वगैरह, एज प्रिसीजन कन्वेंशनल डिलीवरी सिस्टम, साइबर अटैक और न्यूक्लियर कमांड। हमारे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पर इन्होंने साइबर अटैक कर दिया, है ना। एआई ड्रिवन काउंटर मेजर्स कर दिया, ठीक है। सर्विलेंस, इनहेंस आईएसआर, इंटेलिजेंस सर्विलेंस, रेकनसा कैपेबिलिटी, ये सब जो एडवर्सरीज के पास हमारे बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं। हमें इन डोमेन में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आगे से अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करना चाहिए, तो शायद नहीं, बट हमें ये जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनको कैसे टैकल किया जाए सो दैट कि हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल सुरक्षित रहे और टाइम से हम उसको यूज़ कर पाए अगर ज़रूरत पड़े तो, उस पर फोकस करना चाहिए। नेसेसिटी फॉर रेजिलियंस, दीज डेवलपमेंट रिक्वायर इंडिया टू फोकस ऑन द सर्वाइबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर फोर्स एंड टू पॉसिबली एडजस्ट कमांड एंड कंट्रोल। However, these changes do not necessitate a shift in the core principle of nuclear doctrine. मतलब भले ही ये सब करें, हमें core principle of nuclear doctrine में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। core principle क्या है? नो फर्स्ट यूज़। फर्स्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नहीं करो। फिर भी नो फर्स्ट यूज़ का क्रिटिसिज्म होता है कि जब चाइना और पाकिस्तान एडवर्सरी हैं तो हम नो फर्स्ट यूज़ क्यों करके बैठे हैं? क्या उन पे वो हम पे अटैक करेंगे तभी हम करेंगे? हम एक अटैक सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चैलेंजेस ऑफ फर्स्ट यूज स्ट्रेटजी, फर्स्ट यूज के भी अपना चैलेंज रहता है। Adopting a first use strategy would require a sophisticated and large scale arsenal capable of neutralizing retaliation, which includes precise delivery system, robust ISR, effective missile defense, है ना। अगर हम फर्स्ट यूज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो शायद ये हमारे पास है नहीं और इनमें बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, तो फर्स्ट यूज नहीं करना भी एक तरह से समझदारी वाली बात ही रहती है। अगर हम नहीं नो फर्स्ट यूज करके रखते हैं तो सामने वाले को पता तो है कि इस पे अटैक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा, तो इससे क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। अगर फर्स्ट यूज हम बना के रखें तो उससे क्या आती है? स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी आती है, रिस्क बढ़ता है। सम सजेस्ट दैट इंडिया शुड मेंटेन एम्बिग्विटी बाय अबेंडनिंग एनएफयू। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया को एम्बिग्विटी मेंटेन करना चाहिए विदाउट डिक्लेयरिंग फर्स्ट यूज, है ना। एनएफयू हटा दो बट फर्स्ट यूज भी मेंशन नहीं करो, एम्बिगुअस रखो। However, this could heighten the adversary insecurity, leading to preemptive strike based on misperception, increasing the risk of conflict. इससे रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ेगा। नो फर्स्ट यूज ही ज़्यादा सारे लोगों को ठीक लग रहा है, बशर्ते हम बाकी कैपेबिलिटीज को वापस से इंश्योर कर लें। क्रिटिसिज्म ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन किसको बोलते हैं? छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन जो कि किसी एक सिटी को, किसी एक टाउन को उड़ा सके, किसी एक जगह को उड़ा सके, उसको क्या बोलते हैं? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। द डॉक्ट्रिन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड नॉट फॉर एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। इंडिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में बिलीव नहीं करता, बट पाकिस्तान करता है ना। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हमें ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी दे पाता है, ऐसा कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं। अनप्रेडिक्टेबल एक्सकलेशन, हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड न्यूक्लियर वारफेयर इज हाईली अनस्टेबल, as any use of nuclear weapon could lead to unpredictable and uncontrollable escalation। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मतलब आपने एक सिटी पे हमला कर दिया, उसने एक सिटी पे हमला कर दिया, तो ये क्या है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर अटैक है। बट कंट्रोल न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो कंट्रोल्ड रहेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसने आपको एक तपाचा मारा तो आप उसकी जान भी ले सकते हो, ऐसा हो सकता है। रेलेवेंस ऑफ डॉक्ट्रिन टुडे, डॉक्ट्रिन स्टेबिलिटी देता है। नो फर्स्ट यूज सामने वाले को ये दिखाता है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, तो थोड़ा उनमें एक पीस वाली बात देता है, उनको इनसिक्योर नहीं करता। डिस्पाइट कंटेम्प्रेरी न्यूक्लियर ट्रेंड एंड द इवॉल्विंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिमेन रेलेवेंट एंड इफेक्टिव।
द डॉक्ट्रिन calm and measured approach provide stability in the world where many are engaged in the arms race and hedging strategy. बहुत लोग आर्म्स रेस में एंगेज हो रहे हैं बट इंडिया को जरूरत नहीं है, यही एक डॉक्ट्रिन बोलता है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू, जय हिंद।